उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अ, इस क्लास में बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 की। देखिए, इसके पहले 1861 का अधिनियम पढ़ चुके हैं हम। 1861 में आया था। यह एक वीडियो का क्रम है और पूरा संवैधानिक विकास समझना है तो शुरू से शुरुआत से आप इसे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। हम बात करेंगे आज भारत परिषद अधिनियम 1892 की। पहले हम समझ लेते हैं कि उस समय कौन सा जो है गवर्नर जनरल था, कौन राज्य मंत्री था ना। तो गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड लैंसडाउन। कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। जब ये अधिनियम पारित हुआ उस समय जो है लॉर्ड लैंसडाउन ये जो है गवर्नर जनरल थे। उस समय राज्य मंत्री कौन था? राज्य मंत्री की हम बात कर लें तो हम ये हैं एस्टन क्रॉस। का पूरा नाम है रिचर्ड एस्टन क्रॉस। तो एस्टन क्रॉस ये जो है उसमें राज्य मंत्री थे। और हम समझ लें तो प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री इंग्लैंड का, तो उस समय प्रधानमंत्री थे लॉर्ड साल्सबरी। लॉर्ड साल्सबरी। तो ये उस समय जो है जो अधिकारी थे ना, गवर्नर जनरल, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कौन कौन था, तो ये हो गया। बात करते हैं घटनाएं। घटनाएं इसका क्या मतलब है? पृष्ठभूमि। मतलब कि 1861 से अगर हम बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें तो हम देखें 1861 में जो अधिनियम आया था उसके बाद 1892 में आया। ये बहुत लंबा समय है, काफी लंबा समय बीत गया। तो इस लंबे समय में क्या हुआ? इस लंबे समय में बहुत सी घटनाएं हुई का प्रभाव जो है इस अधिनियम पर तो दिखेगा। तो ढेर सारी घटनाएं हैं। उन घटनाओं की हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवाद का। सबसे पहली बात है राष्ट्रवाद का उदय। यानी उस समय राष्ट्रवाद का विकास हो गया था। भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो गई थी। उसमें बहुत लोगों का, बहुत जो है संस्थाओं का रोल था, न्यूज़पेपर्स का रोल था, बहुत लोगों का रोल था। लेकिन जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है इस समय विकसित हो चुकी थी और ढेर सारी संस्थाएं भी क्षेत्रीय स्तर पर बनी। लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे, उसका जो है हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। हम यहाँ बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना इसी दौरान हुई थी, 1861 से लेकर 1892 के बीच में, यानी 1885 में हुई थी। और यह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। और जो है इसकी भूमिका इस 1892 के अधिनियम में बहुत है कांग्रेस की ना। तो हम कांग्रेस को समझ लेते हैं पहले। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था डफरिन। डफरिन। प्रारंभ में कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसमें अंग्रेजों ने सहयोग किया। लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल बाद जो है अ, ये आलोचना करने लगे कांग्रेस की। में स्पेशली डफरिन की बात करें तो डफरिन ने आलोचना की ना। ये समझ गया था कि कांग्रेस जो है इतनी पार्टी नहीं रहेगी। ये जो है इसकी डिमांड बहुत तगड़ी है और डिमांड हमें माननी होगी। तो इसलिए इसने जो है आलोचना की। क्या कहा कि कांग्रेस सूक्ष्म सूक्ष्म अल्पसंख्यकों कांग्रेस कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कि जो कांग्रेस है ना, ये बहुत कम लोगों का नेतृत्व करती है। बहुत कम लोगों का, सूक्ष्म लोगों का, ठीक है, कुछ अल्पसंख्यकों का ही ना। ऐसा आलोचना किया डफरिन ने। कांग्रेस मांग भी कर रही थी
ना, कौन सी डिमांड थी उस दौरान 1885 के बाद शुरुआत में कांग्रेस ने क्या मांग की? तो कांग्रेस की जो मांग थी वो थी विधान परिषदों में सुधार की बात। विधान परिषदों में सुधार सुधार करिए, ये जो है डिमांड था इसका। क्या करिए कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद और जो स्थानीय जो परिषद है, स्थानीय परिषद ना, इसमें जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाइए। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रही थी। ठीक है, संख्या बढ़ाने की मांग, ये एक बात थी। और बात थी कि कुछ जगह विधान परिषदें नहीं थी। जहां नहीं थी जैसे संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, अवध, पंजाब, तो यहाँ पर जो है परिषदों की स्थापना करने की बात कर रही थी। परिषदों की स्थापना, ये डिमांड थी, यहाँ पर परिषदों की स्थापना करिए ऐसा। अब कांग्रेस की डिमांड, कांग्रेस की मांग, डफरिन उस समय जो है गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया कि इस मांग पर एक जो है गुप्त समिति का गठन किया। डफरिन ने क्या किया? डफरिन की बात करें तो डफरिन उस समय जो है एक गुप्त समिति बनाता है। गुप्त समिति ने एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में क्या बात है? रिपोर्ट में कहा कि ठीक है भाई, जो परिषदें हैं उनमें जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये बात कही गई। और ये रिपोर्ट जो है ये डफरिन ने इंग्लैंड भेज दिया। क्या किया? इंग्लैंड भेज दिया। और इंग्लैंड में जो है राज्य सचिव, राज्य मंत्री जो थे, भारत राज्य मंत्री का नाम है एस्टन क्रॉस। एस्टन क्रॉस जो है ये थे। और ये एस्टन क्रॉस जो है इस बात से सहमत नहीं थे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, इस बात से ये सहमत नहीं थे। कौन? एस्टन क्रॉस। ठीक है, और साल्सबरी भी जो प्रधानमंत्री थे वो भी। ठीक है, निर्वाचित शब्द के लिए उनको दिक्कत थी इस शब्द से, समझते रहिए। लेकिन फिर भी एस्टन क्रॉस ने इसे 1890 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में इस बिल को, इस विधेयक को रख दिया। कहाँ रखा? संसद में, ब्रिटिश संसद में 1890 में। समझ रहे हैं? अब 1890 में किसने रखा? एस्टन क्रॉस ने रखा। फिर क्या हुआ? ये 1892 में जाके पारित हुआ। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित हुआ, उसके बाद सिग्नेचर हुआ और ये क्या बन गया? एक विधेयक बन गया। लेकिन 1893 में ना, 3 फरवरी 1893 में ये लागू हुआ। ठीक, अब देखिए, 90 में रखा गया और 93 में आके लागू हुआ, लगभग 3 साल हो गया इसको। इतनी धीमी गति से जो है विधेयक जो है पारित हुआ। समझ रहे हैं? और इसका कारण क्या था? ईस्टर्न क्रॉस और साल्सबरी जो प्रधानमंत्री थे उस समय, ये दोनों जो है निर्वाचन शब्द से सहमत नहीं थे। निर्वाचित सदस्य की जो डिमांड थी कांग्रेस की, उससे सहमत नहीं थे। हाँ, ये बात थी कि इसमें जो है अब हम देखेंगे कि क्या हुआ, सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, अब चलिए हम और बात कर लें। डफरिन ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था। तो डफरिन के लिए एक स्टेटमेंट है ए के मजूमदार की, डॉक्टर ए के मजूमदार, ए के मजूमदार इतिहासकार है, मजूमदार की एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? कि डफरिन की भूमिका इतनी सराहनीय है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि डफरिन की भूमिका इतनी सराहनीय है, सराहनीय है कि रिपन जैसा रिपन जैसा सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी है। रिपन जैसा
सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी है। समझ रहे हैं? डफरिन की तुलना किससे की गई? रिपन से। आपको पता है कि रिपन एक गवर्नर जनरल था जिसने आके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया और हम की बात की, तो उसकी जो है तुलना, डफरिन तुलना रिपन से किया है। किसने? डॉक्टर ए के मजूमदार ने। कांग्रेस पर भी एक स्टेटमेंट है, इसको भी जान लेते हैं। कांग्रेस ने शुरुआती जो डिमांड की उसकी वो मांग जो है मान ली गई 1892 में ना, तो उसके लिए जीएन सिंह है इतिहासकार, जीएन सिंह महोदय, ये क्या कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कार्य का प्रथम परिणाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य का प्रथम परिणाम है। मतलब कि 1892 का जो अधिनियम है वो कांग्रेस ने जो मांग की थी ना, उसी मांग का परिणाम है। एक तरह से प्रथम, पहला जो है, पहली डिमांड जो मानी मानी गई है वो यही मानी गई है, विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो जीएन सिंह का ये मानना है ना, ये कहना है, तो इसे भी आप जानते रहिए। इससे हमें एक बात क्लियर हो गई कि कांग्रेस ने शुरुआत में क्या मांगा था और उसे कितना मिला, कब मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं इस अधिनियम की जो है इसमें क्या है, पर जो सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई गई ना, तो कितनी बढ़ाई गई ना, सदस्यों की संख्या उसके पावर में, उसकी शक्ति में, उसके कार्य में किस प्रकार गठित होगी, सब कुछ देखते हैं ना। तो पहले समझिए कि जो परिषद, केंद्रीय विधान परिषद हम पहले समझ लेंगे, फिर प्रांत में समझ लेंगे। तो पहले केंद्रीय विधान परिषद, ये तो हम समझ ही रहे होंगे कि केंद्र में एक विधान परिषद होगी। तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या बदलाव हुआ? उसमें बदलाव ये हुआ कि जो है अब ये कर दिया गया कि अतिरिक्त सदस्य जो होंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, अतिरिक्त सदस्य की बात हो रही है। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अब जो है 10 से, यानी कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। ठीक, पहले क्या था, 1861 में अगर हम बात करें तो यही संख्या थी 10 से 12। अब ये संख्या कितनी हो गई है? 10 से 16 हो गई, यानी 4 सदस्य बढ़ गए। ठीक, अब इसमें क्या जान लेना है, अतिरिक्त सदस्य जो है इसमें ये जान लेना है कि जो अनुपात रखा गया सरकारी और गैर सरकारी का, सरकारी गैर सरकारी, ये जानते रहिए ना। सरकारी का जो अनुपात था वो अनुपात था 3:2 का, यानी 3 सरकारी होंगे तो 2 गैर सरकारी होंगे, यानी सरकारी सदस्यों का बहुमत था। इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि सरकारी सदस्यों का बहुमत, सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा तो सिंपल सी बात है कि सरकार जैसा काम करेगी वैसा होगा, जैसा विधेयक पारित करवाना चाहेगी वैसा आराम से पारित हो जाएगा। तो सरकारी सदस्यों का बहुमत था। अब और आगे बात करें तो देखिए, प्रांतों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की बात जो है कांग्रेस कर रही थी कि भाई प्रांतों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। तो प्रांतों में जैसे बंगाल में हम देखेंगे, बंगाल में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 20 कर दी गई। कलकत्ता भी हो सकता है ना, बंगाल या कलकत्ता। मद्रास में 20, मुंबई में 8, अवध में 15 और उत्तर पश्चिम प्रांत में, उत्तर पश्चिम प्रांत में ये 15। तो इस तरह सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि न्यूनतम सदस्य, अगर राज्यों में पूछा जाए न्यूनतम सदस्य कितने किए गए तो 8, और अधिकतम, अधिकतम कितने? तो 20। यहाँ देख भी रहे हैं अधिकतम 20 है और न्यूनतम 8 है। तो सदस्य जो प्रांतों में सदस्यों की संख्या वो कम से कम 8 हो सकती है और अधिकतम 20 हो सकती है। इस बात का ध्यान रखे रहिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए हम बात कर लें इलेक्शन सिस्टम की, निर्वाचन पद्धति की। इनका निर्वाचन जो है
कैसे होना था। पहली बात तो आप यहाँ एक बात नोट कर लीजिए जो बहुत जरूरी है कि इलेक्शन सिस्टम का आरंभ किया जाना। इस अधिनियम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ प्रारंभ किया जाना। पहली बार है भारत में चुनाव होगा, निर्वाचन होगा ना। ये इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कब इस अधिनियम में, तो 1892 के अधिनियम। ठीक है। अभी तो अच्छे से वोटिंग होती है, हम लोग अभी सांसदीय वाला वोट करके आए भी हैं ना। तो समझ लीजिए निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ 1892 अधिनियम से माना जाता है। दूसरी बात, निर्वाचन शब्द का उपयोग इस अधिनियम में नहीं हुआ है। अच्छे समझ लीजिएगा, निर्वाचन शब्द यानी इलेक्शन जो शब्द है, निर्वाचन जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। निर्वाचन की बात तो है लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया गया ना। ईस्टर्न जो था, ईस्टर्न क्रॉस और साल्सबरी, ये दोनों जो है इससे सहमत नहीं थे। हम पहले ही बात कर चुके, हम बता चुके हैं। तो वैसे भी लेकिन इस निर्वाचन सिस्टम की, इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ठीक है। अब समझ लीजिए कि केंद्रीय विधानमंडल में अगर हम बात करें, केंद्रीय विधानमंडल में जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 16 है ना, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स जाएंगे केंद्रीय विधान परिषद में बात करें, तो जो इलेक्टेड पर्सन जाएंगे उनका चुनाव कौन करेगा ना। इलेक्टोरल कॉलेज कौन होगा, तो चुनाव कौन करेगा। तो देखिए बंगाल में अगर बात करें, अलग अलग जगहों पे अलग है। बंगाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये करती थी। और एवं और प्रांतों में अलग, और जो प्रांत हैं प्रांतों में गैर सरकारी सदस्य, प्रांतों के गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य। ठीक है। मतलब कि जो प्रांतों के गैर सरकारी सदस्य थे, वो सदस्य ही केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। ठीक है। बंगाल में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जाता था। थोड़ा सा इसको भी जानते रहिए। ठीक है। निर्वाचन पद्धति की बात करें सिस्टम की, तो ये निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष, अभी जो है प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होना है, इनडायरेक्ट चुनाव था। तो जनता नहीं चुनती थी, ये लोग भी चुने जाते थे जो प्रांतों के गैर सरकारी सदस्य हैं। ये भी जो है किसी संस्था द्वारा चुने जाते थे, जनता नहीं चुनती थी, इसलिए ये अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। ठीक है। अच्छा, जो चुने जाएंगे जो सदस्य, उनको क्या कहा जाएगा, तो वो मनोनीत कहे जाएंगे। जो चुने सदस्य हैं, चुने हुए सदस्य होंगे, जो चुन के पहुंच गए होंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको मनोनीत कहा जाएगा। मनोनीत सदस्य हैं ये, यानी नॉमिनेटेड सदस्य हैं। क्या है, नॉमिनेटेड। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यानी इलेक्टेड सदस्य नहीं कहा जाएगा। क्या नहीं कहा जाएगा, चुने हुए व्यक्ति नहीं कहा जाएगा, इलेक्टेड नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तब चुनाव की बात तो था लेकिन चुनाव जैसा कुछ इसमें था नहीं ना। चुनाव स्टार्ट तो हो गया लेकिन खाली नाम मात्र का। ठीक, भी जानते रहिए। मनोनीत कौन करेगा, तो भी जानते रहिए कि गवर्नर जनरल की सिफारिश पर राज्य सचिव करेगा ना। तो गवर्नर जनरल सिफारिश करेगा, राज्य सचिव इनकी इनको जो है मनोनीत करेगा, नियुक्ति भी नहीं मनोनयन करेगा। ये तो हो गया केंद्रीय विधान परिषद में। अब हम बात करें राज्य विधान परिषद में, राज्य विधान मंडलों में। राज्य विधान मंडलों में ना, हम अभी देखे हैं कि कई राज्यों में अलग अलग नंबर्स थे ना। राज्यों में कम से कम 8 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। इनका चुनाव कौन करेगा, इनका चुनाव जो है वो करेंगी जो है जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, ये करेगी।
और विश्वविद्यालय करेगी, विश्वविद्यालय। सीनेट के सदस्य करेंगे, विश्वविद्यालय में एक सीनेट होता है, उसके सदस्य करेंगे। ठीक। और कौन करेगा? वाणिज्य मंडल करेगा। तो ये सब लोग जो है, जो वाणिज्य मंडल होगा, जो जिला बोर्ड होगा, ये सब मिलके जो है राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों का चुनाव करते थे। ये जानते रहिए। और इनको भी क्या कहा जाएगा? नहीं, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड यानी मनोनीत कहा जाएगा, चुने हुए नहीं कहा जाएगा। ध्यान रखिए। तो कुछ बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से कि ये चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट की गई, लेकिन चुनाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया, इन्हें चुना हुआ व्यक्ति नहीं माना गया ना, इन्हें मनोनीत व्यक्ति माना गया, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होना है। ये सब बातें हम समझ गए 1892 के अधिनियम में। और भी चीजें हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, ज्यादा नहीं है, जल्दी से खत्म करेंगे हम इसको। देखिए सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके जो है कार्यों में वृद्धि की गई, सिंपली वृद्धि की गई 1861 में जो कार्य थे उससे 1892 में वृद्धि ही की गई, घटाया नहीं गया, बेहतर किया गया। हाँ, तो पहले देखिए क्या क्या वृद्धि की गई। तो इनको सदस्य जो थे ना, सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, यानी प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है। अब प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज जानते रहिए कि ये पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। क्या नहीं पूछ सकते थे? पूरक प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कहा जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। समझ रहे हैं? पूरक प्रश्न क्या होता है कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमने सरकार से किया, हम सदस्य हैं, आप सदस्य हैं, और आप जो है विधानमंडल में है ना, परिषद में है, और वहां पर सरकार से आपने कोई क्वेश्चन पूछा, सरकार ने जवाब दे दिया, लेकिन अब आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, आप फिर क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये आपने जो जवाब दिया है ठीक नहीं है, आप मुझे और थोड़ा सा बेहतर बताइए। नहीं, लेकिन ये जो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है कि आप मुझे बेहतर बताइए, यानी सेकंड क्वेश्चन जो करेंगे वही होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न। ये पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे। ठीक है, पूछने का अधिकार तो मिला, ध्यान दीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिए। अच्छा, एक प्रश्न पूछना, चलिए और आगे देखते हैं। और क्या मिल गया? बजट पर, बजट पर इनको क्या अधिकार मिला? बजट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, तो बजट पर अधिकार मिला। तो बजट पर जो है ये विचार कर सकते थे, पहली बात तो विचार कर सकते थे, बजट पर कुछ क्वेश्चंस पूछ भी सकते थे, विचार भी कर सकते थे, लेकिन वो बजट जो है चालू वर्ष का होना चाहिए, मतलब कि उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए ना, तो उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, या आगे का बजट होना चाहिए, पीछे के बजट पर बात नहीं कर सकते ना, वित्तीय वर्ष का केवल बात कर सकते थे, वैसे भी पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है। इसके अलावा बजट पर ये कुछ जो है सुझाव दे सकते थे, जैसे व्यय में व्यय या कमी बढ़ोतरी, जैसे बजट में कि व्यय को कम करिए या व्यय को बढ़ाइए, इस तरह के जो है सुझाव ये दे सकते थे। और इससे बड़ी बात क्या थी कि सरकार चाहे तो इनका एक भी क्वेश्चन का उत्तर न दे, सरकार के पास इतनी पावर थी कि सरकार चाहे तो दे, सरकार की इच्छा पर निर्भर था। क्या था? सरकार की इच्छा पर, कि चाहे एक भी प्रश्न का उत्तर न दे, प्रश्न का उत्तर न दे। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था, तो कहाँ से अधिकार होगा? तो बजट पर मतदान होता है ना, मतदान करने का अधिकार नहीं था। अभी तो आप पढ़ते रहिए, पॉलिटिक क्लास में चलेंगे तो चीजें बहुत डिटेल में समझाएंगे, मतदान क्या होता है, बजट कैसे पेश पेश होता है, सारी चीजें बस इसके बाद है स्टार्ट होगी। आप लोग इसको जो है ध्यान से समझे रहेंगे, हाँ तो वहाँ ज्यादा समझ लेंगे। ठीक है। ये सारी बातें जो है 1892 के अधिनियम में थी। फिर से हम समराइज कर लेते हैं, अगर हम देखेंगे तो उस समय जो है 1892 का अधिनियम जब पास हुआ तो कौन जो है
कौन सा जो है गवर्नर जनरल कौन था, है ना, ये सब सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए 1892 का अधिनियम ही समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1909 में पास हुआ ना, इंडियन काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट 19, ठीक। चलिए, देखिए इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार नाम से हम जानते हैं, तो पता है ना। इसमें मार्ले क्या था, तो मार्ले जो है भारत सचिव था, ठीक। मार्ले ये भारत सचिव था। और मिंटो कौन था, मिंटो जो है ये गवर्नर जनरल या वायसराय ना, वायसराय ही कह लेंगे। दोनों की नियुक्ति लगभग लगभग 1905 में हुई थी, थोड़ा थोड़ा अंतर में दोनों की, दोनों 1905 में भारत में आए। सॉरी, मिंटो भारत में आया और भारत ये मार्ले तो इंग्लैंड में ही था, ठीक। अब हम बात करते हैं जो है घटनाओं की, तो कौन कौन सी घटनाएं घटी ना 1892 से लेकर 1909 के बीच में जो घटनाएं घटी, और उस हिसाब से जो है ये अधिनियम आया, उस पे इस अधिनियम में उन घटनाओं का क्या जो है फर्क पड़ा ना, इतना प्रभाव पड़ा उन घटनाओं को समझते हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। तो 1892 का जो अधिनियम आया वैसे भी असंतोष का कारण था कि थोड़ी बहुत जो है निर्वाचन की बात कर दी गई थी, निर्वाचन जैसा कुछ था नहीं, सदस्यों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई गई थी, बस काम चलाऊ थी। कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और कांग्रेस जो है मुखर हो रही थी, अब जो है डिमांड कर रही थी ना। उसी समय घटनाओं में अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो करजन, बाकी इतिहास में समझ लेंगे। करजन का जो टाइम था, करजन ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से कांग्रेस में और प्लस जनता में दोनों में बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ। तो कांग्रेस का सबसे जो जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है बंगाल का विभाजन। क्या है, बंगाल का विभाजन, ठीक, करजन ने किया, ठीक। क्यों किया, क्योंकि बंगाल में ही जो है बंगाल से ही ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, एक बात। दूसरी बात, बंगाल जो है राष्ट्रवाद के उदय की जो है एक जन्मस्थली जन्मभूमि बन गई थी। बंगाल में दो तरह के जो है धर्म के मानने वाले लोग थे, और करजन चाहता था कि हिंदू मुस्लिम्स को अलग कर लें, हम बांटें और राज्य करें, ठीक है। इस वजह से इसने बंगाल का विभाजन किया। 1905 में ये हुआ, और जब ये विभाजन हुआ तो इसके खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ। और स्वदेशी आंदोलन के कारण ही जो है स्वदेशी आंदोलन को मतलब किस लेवल पर पूरे भारत में हम जो है इसको हम इस आंदोलन को करें या केवल बंगाल में करें, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया, इसका विभाजन। ये कब हो गया, ये तो 1907 में हो गया, ठीक है। कांग्रेस में दो दल बन गए, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल या नरम पंथी, एक गरम पंथी मानेंगे। गरम पंथी ये चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे हम भारत में फैलाएंगे, और नरम दल वाले ये चाहते थे, जो नरम पंथी थे वे चाहते थे कि नहीं नहीं बंगाल में ही रहने दें। इसी मैटर को लेके जो है 1907 में जो है ये कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो हम और देखते हैं इसी समय, और एक घटना और देखते हैं कि बात थी जो है, जब मिंटो उस समय गवर्नर जनरल था 1906 की ना, 1905 में मिंटो आ गया था, तो 1906 में बात करें तो क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम सदस्य और जो है मिंटो से मिले, मिंटो से मिले कहाँ, शिमला में। किस लिए मिले, मिंटो से कहा कि भाई 1892 का जो अधिनियम आया है उसमें जो सदस्यों का चुनाव हुआ उसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है, कैसे बढ़ाई जाए। हाँ, 1% केवल 5% थी, जबकि हम जो है
प्रतिशत में जनसंख्या हमारी 15 से 20% है और हम 5% ही जो है सदस्य हैं विधानमंडलों में, तो कैसे बढ़ाई जाए। तो मिंटो ने कहा ठीक, ये जो है आप एक काम करिए, जो है आप एक अपनी पार्टी बनाइए ना। तो मिलने वालों में कौन थे? आगा खां। आगा खां ने क्या किया कि एक मुस्लिम लीग का पार्टी का एक गठन किया, ठीक है। और जो है इस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने एक मांग रखी पृथक निर्वाचक मंडल की, निर्वाचक मंडल की, ठीक है। जब ये पार्टी बन गई तब मुस्लिम लीग, तब इसने ये डिमांड करी। और मिंटो तो ये चाहता ही था कि बस ये हो और हम ये करें ना, इनको अलग करें, लड़ाएं, वही कि फूट डालो राज्य करो की पॉलिसी ना। तो जो है इस मांग को, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को जो है मिंटो तुरंत मान लेता है कि ठीक है ना। चलिए, और दूसरा कि जो नरमपंथी गरमपंथी हो गए थे कांग्रेस में और जो है, तो मिंटो जो है नरम दल को संतुष्ट करना चाहता था, ताकि जो है गरम दल वाले जो उग्र राष्ट्रवादी थे, एक तरह से गरमपंथी मतलब कि उग्र राष्ट्रवाद था, जल्दी से जल्दी भारत को आजाद कराना, ऐसा इनका सोचना था किसी भी तरह से ना। लेकिन जो है इनको अलग करने के लिए, इन गरमपंथियों को अलग करने के लिए, नरमपंथी को सपोर्ट करने के लिए भी मिंटो ने जो है प्रयास किया इस अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में। चलिए, तो 1909 के अधिनियम में आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग को भी संतुष्ट किया जाना था और जो है, हाँ, कांग्रेस को भी संतुष्ट किया जाना था, और कांग्रेस के जो नरम पंथी थे उनको संतुष्ट किया जाना था ना। चलिए, अब बात करते हैं कि इस अधिनियम में क्या बदलाव किया गया ना। तो चलते हैं, देखते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की शक्तियों और आकार में वृद्धि की गई। यहाँ पे हमें लिखा है केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल थे, उनमें शक्तियों में, उनके आकार में, दोनों में वृद्धि की गई। ठीक, पहले देखते हैं, आकार की बात कर लेते हैं। हाँ? आकार की वृद्धि, संख्या कितनी थी 1892 में, आपको पता है ना। यहाँ पे कितनी हो गई, तो देखिए आकार में पहले केंद्रीय विधानमंडल देखेंगे, केंद्रीय विधानमंडल, फिर प्रांत देख लेंगे। तो केंद्रीय विधानमंडल में देखेंगे तो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा के कर दी गई 60, और 9 पहले से पदेन सदस्य थे, 9 पदेन सदस्य ये पहले से थे, ठीक है। कुल संख्या कितनी हो गई? 69 ना, केंद्रीय विधानमंडल में 1909 के अधिनियम में। चलिए, अब ये 69 को कैसे बांटा गया, इसको देख लेते हैं। 69 में देखेंगे तो 37 यानी 37 जो है वो सरकारी थे, और 32 जो है वो जो है गैर सरकारी होने वाले हैं, गैर सरकारी। यहीं पर समझ लेते हैं कि 37 सरकारी हैं, इसका मतलब है कि सरकारी सदस्यों का बहुमत, यानी गवर्नर जनरल की पावर में कोई कमी नहीं। ठीक, सरकार के प्रति वफादार थे, सरकार जैसा चाहे इनसे काम करवा सकती थी ना, तो सरकारी सदस्यों को बहुमत था। बात का तो यहीं पे क्लियर हो गया। अब 32 जो गैर सरकारी सदस्य थे, इसको कैसे डिवाइड किया गया, कौन कौन कहाँ कहाँ से चुना जाना था ना, इसको समझ ले। 5 जो है इसमें नामजद किए जाते थे, यानी मनोनीत, 5 का जो है मनोनयन करना था, 5 मनोनीत होने वाले थे। ठीक, अब बचे कितने? 27, 27 का चुनाव होना था। ठीक, अब 27 का जो चुनाव होना था उसमें जो है 27 में कौन कौन था, तो 27 में हम देखेंगे तो 8 जो है वो मुसलमानों के लिए आरक्षित हो गया, बहुत अच्छे समझिए। और बचा 19। ठीक, 19 में से हम अगर और डिवाइड कर लें तो
19 में 2 जमींदारों के लिए आरक्षित हो गया, 2 सीटें, और 3 ब्रिटिश जो पूंजीपति थे, सॉरी 4 ब्रिटिश पूंजीपति थे। और अगर हम बात करें तो जो 13 बचे इसके अलावा, ये जो है साधारण सामान्य सदस्य थे, यानी सामान्य चुनाव था इनका, इनमें कोई आरक्षण वारक्षण कुछ नहीं लागू था ना। मुसलमानों के लिए कितनी सीटें आई यहाँ पे? 8 सीटें। कैसे मिला? तो इनको मिला पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा। एक पृथक निर्वाचन मंडल है क्या, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। नहीं, ये आरक्षण नहीं, आरक्षण से अलग है। कैसे अलग है? इस मंडल में क्या होता था कि मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र है, एक विधानसभा क्षेत्र है ना, तो ऐसा किया गया कि विधानसभा क्षेत्र में जो मुस्लिम मतदाता होंगे ना, वो केवल मुस्लिम प्रत्याशी का को जो है वोट करेंगे। क्या करेंगे? मुस्लिम जो मतदाता होंगे एक मुस्लिम प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। और ऑफिशियली है कि मुस्लिम प्रत्याशी को जब मुस्लिम वोट करेंगे तो वो जीत जाएगा। जब वो जीत जाएगा तो इस क्षेत्र में जो हिंदू रहेंगे ना, उनका क्या होगा? वो तो अच्छे से जानता है कि हिंदू हमको वोट नहीं दिए हैं, तो हिंदुओं का विकास नहीं होगा। यह एकदम अतार्किक था, यह आरक्षण नहीं था ना। न सब लोग वोट दे रहे हैं, न सबका ये प्रतिनिधि है। ठीक, यही था पृथक निर्वाचक मंडल। इसको और डिटेल में हम फिर बाद में समझ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, हम इसको डिटेल में समझाएंगे। ये 8 मिला, यानी यहाँ से एक बात समझ में आई कि मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल मिला। और ये बहुत जो है महत्वपूर्ण हुआ आगे चल के ना। कैसे हुआ कि आगे चल के पाकिस्तान बन गया, उसकी शुरुआत यहीं पर है। मार्ले ने कहा था, मार्ले नहीं चाहता था, मार्ले ने कहा था ये पृथक निर्वाचक मंडल बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा था, हम जो है मिंटो को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। अब क्या बो रहे हैं? नाग के दांत। ठीक है, इसका परिणाम बहुत भीषण होगा, इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। ठीक है, और हुआ भी ना, पाकिस्तान बन गया। यहीं से स्टार्टअप हुआ। यहाँ पे तो अभी थोड़ा सा था, नाक के टीथ मतलब ड्रैगन टीथ। ड्रैगन टीथ की संज्ञा दी थी मार्ले ने, जो भारत सचिव था उस समय। यानी वह इस बात से सहमत नहीं था, ठीक है, मिंटो की इस फूट डालो राज्य करो की पॉलिसी से। ठीक, चलिए। हाँ, यहाँ पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक आप जो है हम हो चुका। इस जो है अधिनियम की बहुत खास बात है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। चलिए आगे चलते हैं। जो सदस्य होंगे केंद्रीय विधानमंडल में तो हम समझ गए, तो उनको क्या क्या अधिकार मिलेंगे ना, क्या क्या जो है उनकी शक्ति में कितना परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे। तो उनको क्या क्या और जो है पावर यानी अधिकार यानी शक्ति कुछ भी लिख लेंगे, क्या क्या मिले वो हम जानेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये जो सदस्य हैं वो वाद विवाद कर सकते थे, वाद विवाद। ठीक है, संसद में बैठ के वाद विवाद कर सकते थे किसी भी विधेयक पर बढ़िया से। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। 1892 के अधिनियम में पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, अब क्या हो गया, अब पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखिए कैसे विकास हुआ है हमारे संविधान का, इन्हीं सब से हुआ है। पूरक प्रश्न का जो है अधिकार इनको मिला। हाँ, अगर पूरक प्रश्न पूछने पर तुरंत उत्तर नहीं मिल रहा है तो सरकार चाहे तो समय ले सकती है। ऐसा था, कोई ये नहीं था कि हम आज ही हम बैठे हैं, नहीं हमको बस सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, ऐसा नहीं था। बजट पर अगर हम बात करें, बजट पर, तो बजट पर जो है विवेचना करने का अधिकार इनको मिल गया, विवेचना करने का अधिकार मिला। इसके लिए बकायदे नियम बनाया गया, मनमानी नहीं तो नियम बन के मिला बढ़िया से।
तो ये जो है एक एक और जुड़ गया, ठीक है। सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, अभी भी सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन एक काम और ये बढ़ गया कि स्थानीय जो निकाय थे, स्थानीय जो संस्थाएं थी ना, उन उसके लिए धन मांग सकते थे। तो स्थानीय निकाय के लिए ये धन मांग सकते थे कौन? सदस्य, ठीक है, कुछ पैसा मांग सकते थे। धन मतलब पैसा, भाई हमें डेवलप करना है, हमें विकास करना है, तो कुछ पैसा आप यहाँ दीजिए, हमको जरूरी है ना। ये अधिकार बढ़ा दिया गया। और क्या, और जो है अगर बात करें तो कर संशोधन या नए ऋण आदि पर जो है प्रस्ताव रख सकते थे। क्या कर सकते थे? कर में संशोधन, जो टैक्सेस लग रहे हैं उसमें थोड़ा संशोधन, और जो है ऋण आदि पर प्रस्ताव रख सकते थे। आज भी सब सारी चीजें होती हैं ना, रख सकते थे। तो अब ये आप जान गए कि जो है पूरक प्रश्न या बजट पर विवेचना, ये सब, इन सब का अधिकार जो है 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार में मिला, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो तो यही पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि कौन कौन सा अधिकार नहीं मिला था। ये भी क्वेश्चन बनता है, और ये भी जान लेना यहाँ पर ठीक रहेगा कि सदस्यों को कुछ कौन से ऐसे अधिकार थे जिसपे न विवेचना कर सकते थे, न प्रश्न पूछ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे ना। तो कुछ ऐसे मामले थे जिस पर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, नहीं विवेचना कर सकते, है ना, नहीं कर सकते थे, नहीं, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से मामले थे, वो क्या क्या था ना। तो देखिए, वो था विदेशी संबंध। अंग्रेज विदेशों से कैसा संबंध बना रही है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। और देशी राजाओं से संबंध, अंग्रेज जो है देशी राजा, जो रियासतें थी उसमें देशी राजा थे, तो देशी राजाओं के संबंध पे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, विवेचना कर सकते थे, जैसा चाहे वैसा ही करे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और और रेलवे पर व्यय, इस पर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। रेलवे पर व्यय, रेलवे पर कितना खर्चा किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता था। ऋण पर ब्याज, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे मामले थे जिस पर सदस्यों का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। अब चलिए इस एक्ट में हम जान लेते हैं प्रांतों में सदस्यों की संख्या। थोड़ा सा इसको भी जान लेंगे तो ठीक रहेगा, हाँ? सदस्यों की खाली संख्या जानेंगे, सारा मैटर तो समझ लिए हम लोग ना। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे बंगाल में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, तो अब 52 कर दी गई। पहले कितनी थी? तो पहले 20 थी ना। अब और बात करें मद्रास में, बम्बई में, संयुक्त प्रांत में यानी उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 47, ठीक। पंजाब में अगर बात करें तो 25 कर दी गई ना। इस तरह से सदस्यों की संख्या ज्यादा पूछा नहीं जाता है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कितनी सदस्य संख्या थी, ये जानते रहिए। भाई थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन से बात कर ले कि कुछ और बातें जो इस नियम में था, जैसे हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसी में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अ, जो है सीमित मताधिकार था। क्या था? सीमित मताधिकार था, यानी बहुत कम लोग जो है बहुत कम लोगों को मत का अधिकार था, बहुत कम लोग जो है वोट करते थे। और दूसरी बात, अप्रत्यक्ष चुनाव था, अप्रत्यक्ष चुनाव,
लेकिन अब तो चुनाव हो रहा है, चुनाव शब्द का यूज हो गया, 1892 में नहीं हुआ था, वहां भी अप्रत्यक्ष चुनाव था, यहाँ भी अप्रत्यक्ष चुनाव है अभी। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होना था, जनता भी कुछ नहीं चुन रही है ना। विधान परिषदों की सीमित शक्तियां, ये जानते रहे, विधान परिषदों के पास सीमित शक्तियां थी। ये तो सिंपल है ना, पूरे जो है 1935 तक देखेंगे तो परिषदों में सीमित शक्तियां ही थी। प्रांतों में शक्तियां तो बढ़ा दी गई थी 35 तक, लेकिन उतनी शक्तियां नहीं थी जितनी आज है ना। हमेशा जो है अ, वास्तविक शक्ति वो अंग्रेजों के पास ही रही, अंग्रेजी सरकार के पास ही रही। तो वास्तविक शक्ति वैसे भी हम समझ गए, वास्तविक शक्ति किसके पास रही, वो अंग्रेजों के पास रही। फिर कोई जो है उन्होंने अपने पावर को विधानमंडलों को नहीं दिया है, ठीक, अंग्रेजों के पास रही। ठीक। और इस अधिनियम में हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी, एक कार्यकारिणी होती थी, मंत्री परिषद होता थे, उसके बाद एक कार्यकारिणी होती थी। तो कार्यकारिणी में एक सदस्य, एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई, एक भारतीय सदस्य पहली बार हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। नाम क्या है, सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा, इनकी जो है नियुक्ति करी गई, मनोनीत किया गया, कहाँ पे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में। यानी अब प्रशासन में भी थोड़ा सा जो है सहयोग भारतीय करेंगे ना। प्रशासन कौन देख रहा था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी ही, कानून भी ये जो है पारित करवाते थे। तो दोनों जगह पावर था गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को। ठीक है, तो उसमें जो है एक भारतीय को शामिल किया गया। और हम बात करें तो जो राज्य सचिव की परिषद थी, राज्य सचिव ना, ये कहाँ थे, ये इंग्लैंड में थे राज्य सचिव। इस इंग्लैंड में इनकी एक परिषद थी ना, उसमें हम सदस्यों की संख्या पे बात कर चुके हैं, अभी और बात कर लेंगे। सदस्यों की संख्या 15 थी, उसमें दो भारतीयों की नियुक्ति की गई 1907 में। तो जानते रहिए ना, 2 साल पहले ही दो भारतीय, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस एग्जाम में आ सकते हैं फैक्चुअल के रूप में। एक भारतीय थे केजी गुप्ता, के जी गुप्ता, इंग्लैंड में बात हो रही है। और दूसरे भारतीय थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो इनको भी आप थोड़ा सा अच्छे से जानते रहिए। सत्येंद्र सिन्हा को राज्य सचिव की परिषद, ये इंडिया में नहीं है, ये तो इंग्लैंड में है, राज्य सचिव इंग्लैंड में है। तो उसके पास जो परिषद थी उसमें 15 सदस्यों की थी, अभी सदस्यों की संख्या कम कर दी जाएगी। ये सब सारी बातें जो है 1909 के अधिनियम में, मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक? और इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमेशा पूछी जाती है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये पूरे इतिहास में एक अलग ही महत्व रखता है। इतना महत्व रखता है कि इसी की वजह से आगे चल के पाकिस्तान जैसा एक देश देखने को मिला, भारत को बांट दिया गया ना। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी थोड़ा ठीक से पढ़ लेते हैं और चीजें समझ लेते हैं, आसान हो जाएंगी ना।